Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our lecture 16. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैंने आपके सामने बुक खोली हुई है, बुक पेज नंबर 135, क्योंकि बेसिकली टॉपिक हमारा बहुत ही शॉर्ट सा था। सिंपली 2 टेबल्स आपको समझाने हैं, तो वो टेबल आपके सामने हैं। डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हमने 2 ही मेन प्रोसेसेस पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। उसका डिफरेंस करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। इसीलिए मैं आपको यहीं से समझा रही हूँ ताकि आप हेडिंग्स जो हैं वो याद रखें। हेडिंग्स आपके सामने इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं, जो करैक्टर 6 के नाम से हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के मेटाबॉलिज्म को देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनाबॉलिज्म होता है, यानी एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी इसके अंदर फूड फॉर्म हो रही होती है। जबकि रेस्पिरेशन है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेक डाउन। इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे होते हैं ना, तो इसलिए हम अपने रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन पे। आपका फोटोसिंथेसिस कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और रेस्पिरेशन इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी टू स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आपके सूरज की रोशनी को फोटोसिंथेसिस ट्रैप करता है और बॉन्ड एनर्जी यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की सूरत में आपके पौधे के अंदर स्टोर कर लेता है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द केमिकल एनर्जी। वो कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी जो कि फोटोसिंथेसिस स्टोर करता है वो टूट जाती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू एटीपी। कैसे होती है वो एनारोबिक के ग्लाइकोलिसिस, क्रैब और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम डिटेल में देख चुके हैं। ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ, किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीज़ होती है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, एल्जी और कुछ किस्म के बैक्टीरिया हैं उनके अंदर होती है। जबकि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का प्रोसेस मौजूद होता है। इवन के प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, जानवर भी रेस्पायर करते हैं। साइट ऑफ अकरेंस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जबकि रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साइटोप्लाज्म में आपके पास ग्लाइकोलिसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। अगला देख लेते हैं टाइम ऑफ अकरेंस, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन किस वक्त होती है। फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब सूरज की रोशनी होगी तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। जबकि रेस्पिरेशन अकर ऑल द टाइम, आप सारा दिन सांस ले सकते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी और आप भी। तो ये आपके पास डिफरेंस था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, पेज 135 पे, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। टेबल 7.2 देख लेते हैं। टेबल 7.2 आपके सामने है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपने डिफरेंस बताना है। पॉइंट्स आपके सामने हैं। पहले बताते हैं ऑक्सीजन के बारे में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद होती है, येस। एनएरोबिक रेस्पिरेशन डू नॉट हैव ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटीपी एज नेट प्रॉफिट, कितने नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ओनली 36 एटीपीज आर प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इधर ऑक्सीजन मौजूद होती है। एंड ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन होती ही नहीं है। ऑक्सीजन ही नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे होगी, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स क्या हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, जबकि तमाम की तमाम ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टिक एसिड होगी तो इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। साइट ऑफ अकरेंस देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने डिटेल में भी देख लिया था। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई चक्कर नहीं होता। इंपॉर्टेंस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस ये है, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम तमाम प्लांट्स, तमाम के तमाम जानवर एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए ही सांस लेते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कौन से, कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक हैं जो कि जिनके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, वो इस तरह सांस लेते हैं।
सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स सपोज हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म है ना, जो सांस ले रहे होते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब कभी कभार हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं या जॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब हम एनएरोबिक रेस्पायर कर रहे होते हैं और तब हमारे लिए ये 2 ATP भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स सच एज इथानॉल, चीज़ एक्सेट्रा। बेटा लैक्टिक एसिड जो है वो दूध के अंदर होता है, जिससे हम दही वगैरह बनाते हैं, चीज़ वगैरह बनाते हैं, तो ये हमारे लिए उधर भी कारआमद आता है। जबकि इथानॉल वगैरह जो है, हम लोग जो शराब वगैरह होती है वहाँ पर इथानॉल जो है वो यूज़ होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली आपके चीज़, इथेनॉल और डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम आता है। सो ये बेसिकली डिफरेंस था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो जो टॉपिक हमने पढ़ने थे वो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और उसके टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।